हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर दीपक शर्मा, एकेडमिक हेड ऑफ सिंघम डिफेंस एकेडमी, सिंघम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा वर्क की। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्क की, फिर उसके बाद पावर की बात करेंगे, लास्ट में फिर एनर्जी की बात करेंगे। तो कार्य क्या होता है बेटा, वर्क क्या होता है? ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं कि यदि किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगाया जाता है और वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है तो उस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल के साथ उस वस्तु में विस्थापन का उत्पन्न होना जरूरी है। यदि विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है तो उस स्थिति पर हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है बेटा वो जीरो होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे बात करें एग्जाम्पल से हम, तो जैसे किसी दीवार पर मैं बल लगा रहा हूं बेटा, लेकिन दीवार आपको पता है कि विस्थापित नहीं होती है ना, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, उसमें कोई मोशन नहीं होती है। तो उस स्थिति पर मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्योंकि कार्य के होने के लिए वस्तु में विस्थापन का होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए कार्य को जो डिफाइन किया जाता है वो बल और विस्थापन दोनों से डिफाइन किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर या दीवार पर बल लगा रहा है, तो उस स्थिति पर उस वस्तु के द्वारा या उस मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसका आंसर होगा बेटा आपका वो होगा जीरो, क्योंकि दीवार में कोई विस्थापन नहीं आ रहा और जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है वहां पर वर्क भी जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर जब वर्क की हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। अभी मैं ना सदिश रूप में बात कर रहा हूं ना अदिश रूप में, किसी रूप में बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका कि कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा बल इंटू विस्थापन। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लीनियर मोशन, रेखीय गति की हम बात करेंगे। तो इसमें यहां जैसे m मास की बॉडी थी, कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, और फोर्स के कारण इस m मास की बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ, विस्थापन आया, और वो विस्थापन मैंने मान लिया कितना है बेटा, कितना है? s। कितना माना है? s। तो यहां पर जो वर्क डन बाय द बॉडी होगा, यानी कि वस्तु के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा? W इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। यही बात यदि हम एंगल से करें, है ना, यहां मैंने फोर्स लगाया है तल के समांतर। कैसे लगाया बेटा? यहां फोर्स लगाया है तल के समांतर, है ना। देखिए F इज पैरेलल टू दी प्लेन, है ना। अब यही बात मैं एंगल पे करता हूं कि m मास की बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया कितना बेटा? F, और वो क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से विद एन एंगल है थीटा। ठीक है, तो उस स्थिति पर यदि इसमें विस्थापन आता है, मान लीजिए S, ठीक है, और बॉडी आ गई हमारी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज तो यह है बेटा कि वस्तु की जो गति होगी वो F से नहीं होगी, है ना। यहां पर जो कार्य उत्पन्न होगा वस्तु में विस्थापन के कारण वो F से नहीं होगा, वो किससे होगा? F cos थीटा से होगा। और कल के लेक्चर में हमने बात भी यही की थी कि कंपोनेंट करना, कि F का कितना भाग क्षैतिज दिशा में है, उस क्षैतिज दिशा में भाग के कारण ही ये क्षैतिज गति करेगा, रेखीय गति करेगा, लीनियर मोशन करेगा। तो यहां पर यदि जब बल आपके ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पे लग रहा है, किसी कोण पर लग रहा है, तो उस स्थिति पर आप डायरेक्ट बल इंटू विस्थापन, ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको लगाओगे बेटा तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको? ये तब लगाना है बेटा जब वस्तु की रेखीय गति हो रही हो, लीनियर मोशन हो रहा हो, वस्तु जो है तल के समांतर गति कर रही हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। और नीचे वाला जो है ये कब लगाना है? जब वस्तु की गति में जो बल है वो किसी एंगल पे लग रहा हो, किसी एंगल पे लग रहा हो,
तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहां पर जो गति होगी वो F cos थीटा के कारण होगी, वो F के कारण नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा कार्य का वो बनेगा F cos थीटा इंटू S, यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा बेटा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आएगा Fs cos थीटा, ठीक है। और कल हमने अदिश गुणन की बात की, तो अदिश गुणन में cos थीटा वाला स्टेप को जब हम हटाएंगे तो मैं लिख सकता हूं F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो बेटा आप जो पढ़ते हो कि कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, वो यहां से आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि F वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, Fs cos थीटा होगा, क्योंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। तो देखिए आपके पास जब Fs cos थीटा बना तो उससे फॉर्मूला बनेगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। यानी बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्य कहते हैं। और यहां बात अदिश गुणन की हो रही है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए कार्य क्या है बेटा, अदिश राशि होती है, वर्क क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यदि तल के समांतर बल लग रहा है या वस्तु की रेखीय गति हो रही है तो डायरेक्ट बल इंटू विस्थापन लगाना है, और यदि बल किसी एंगल पे लग रहा है, किसी कोण पर लग रहा है, तो उस स्थिति पर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, Fs cos थीटा लगाना है। बात समझ में आ गई? दोनों फॉर्मूले क्लियर है। चलिए आगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। जैसे इस पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इफ F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड S वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है, तो कार्य का मान क्या होगा, तो कार्य का मान क्या होगा। या तो ऐसे बोल दे, या लिखा हो कि किसी वस्तु पर आरोपित बल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और वस्तु पर आरोपित बल F के कारण उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप का। तो बताओ वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इस तरीके से लैंग्वेज में भी ये आ सकता है। तो उस स्थिति पर आपको क्या करना है बेटा, अभी हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या आया, W इज इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर F वेक्टर डॉट S वेक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इन दोनों का अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप, ठीक है। दोनों का क्या निकालोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हो, बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। कल की क्लास में आपसे डॉट प्रोडक्ट की बात हुई तो वो देख सकते हो आप। तो ax bx यानी 2 इंटू 2 प्लस ay by, तो यहां पर 1 है, by प्लस 4 और इधर क्या आएगा -1, ठीक है। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बेटा, 4 माइनस 3 माइनस 4 यानी इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना बेटा, -3 जूल, ठीक है। ये क्या F वेक्टर डॉट S वेक्टर आया, ये जो आएगा हमारे पास में -3, ये F वेक्टर डॉट S वेक्टर होगा और इसी को हम वर्क कहेंगे। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 जूल आ गई। कितनी आ गई बेटा, -3 जूल आ गई, ठीक है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वर्क की वैल्यू माइनस में क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या। तो अभी हम आगे नेक्स्ट वही बात करने वाले हैं कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो अभी न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमने बात की, तो यदि आपको सदिश के रूप में भी कोई वैल्यू दे रखी है बल और विस्थापन की और कार्य का मान पूछा है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जनरली
नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर जो बल है 10 न्यूटन का, वो क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर लगता है ना, जिससे वस्तु में विस्थापन आ जाता है बेटा 2 मीटर का। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, लैंग्वेज लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है ना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही समझा रहा हूं। ध्यान से मेरी जो ऑडियो उसको सुने कि बल का मान दे रखा है 10 न्यूटन की, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है। अप्लाइड फोर्स कितना हमारा 10 न्यूटन, और कितने एंगल पर लगाया गया है, 60 डिग्री के एंगल पे लगाया गया है, 60 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है, कोण पर लगाया गया है। और वस्तु में विस्थापन कितने का आया है, 2 मीटर का है। कितने का है, 2 मीटर का है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है, हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है, हमें एंगल दे रखा है, और हमें ये जो 2 मीटर दे रखा है ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की वैल्यू हो गई। और यदि आपसे कार्य का मान पूछा है, कार्य का, वर्क का, तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Fs cos थीटा। मैंने क्या कहा, कार्य के 2 फॉर्मूले, बल इंटू विस्थापन, 2 नहीं 3, बल इंटू विस्थापन, वो F डॉट S वो कब लगाना है, जब लीनियर मोशन हो, ठीक है। दूसरा ये कब लगाना है, जब बल किसी कोण पर लग रहा हो, ठीक है। और तीसरा डॉट प्रोडक्ट वाला कब लगाना है, जब सदिश रूप में आपको बल और विस्थापन की वैल्यू दे रखी हो। तो यहां पर एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 10, S की वैल्यू होगी 2 और cos 60। तो 10 इंटू 2 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ, देन आंसर आ गया बेटा आपके पास 10 जूल। क्लियर है। तो इस तरीके से वर्क के जो 3 फॉर्मूले, उन तीनों पर हमारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो गया है ना। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ वर्क, है ना, यानी कार्य के मात्रक, ठीक है। क्या क्या होंगे, तो बेटा सबसे पहले MKS स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MKS स्टैंडर्ड आप जानते ही हो, MKS स्टैंडर्ड आप जानते ही हो, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं बात कर चुका हूं MKS स्टैंडर्ड की, यूनिट डायमेंशन वाले में। तो MKS स्टैंडर्ड में जैसे मैं बात करूंगा तो इसका मात्रक होगा बेटा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्क का, जो कार्य का विमीय सूत्र होता है, वो होता है m1L2T-2, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सिखाया है पहले कि विमीय सूत्र से मात्रक किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए इससे यही मात्रक बनेगा MKS पद्धति में। CGS में बनाऊंगा तो बेटा क्या बनेगा, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा हमारे किस में मात्रक बेटा, CGS में, ठीक है। और इसी को 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं बेटा 1 जूल। क्या कहते हैं बेटा, 1 जूल, ठीक है। और जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको कहते हैं बेटा 1 अर्ग। क्या कहेंगे, अर्ग। ये मात्रक ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये CGS में हो गया आपका, ठीक है। और ये रिलेशन भी आप जानते होंगे, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल भी किया था, जिसमें रिलेशन ही बनाया था हम लोगों ने। क्लियर है। तो यहां पर 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। तो ये मात्रक हो गए, ये MKS, ये CGS, 1 जूल अर्ग, ये हो गए। इसके बाद ये मात्रक जनरली आप जानते हो, लेकिन कुछ मात्रक आप नहीं जानते कि वर्क के ये भी मात्रक हो सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए दूसरा इसका जो मात्रक बना सकते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप EV से डिनोट करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आगे न्यूमेरिकल में भी आपके काम में आएगा। प्लस साथ में डायरेक्ट भी ये पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसके बराबर है, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत बार आया कि किलोवाट हावर
किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है? तो बच्चा इसका आंसर करके आता है शक्ति, पावर का। गलत है बेटा, ये मात्रक होता है किसका? कार्य का। किसका? कार्य का बेटा। ठीक है, कैसे? और अगर ऐसे ये तो ध्यान रखना ही है कि किलोवाट आवर कार्य का मात्रक होता है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन होता है बेटा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है। और ये अगर मान लीजिए आप भूल गए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट या पावर जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर जो है इसको याद नहीं करनी है आपको। आप शुरुआत से देख रहे हैं कि मैं कभी भी किसी चीज को याद करने की नहीं बोलता, क्योंकि उसको समझिए आप, क्योंकि समझी हुई चीज ऑटोमेटिक याद हो जाती है ना। तो देखिए कैसे बनता है ये रिलेशन, उसको भी बता देता हूं मैं। 1 किलोवाट आवर इसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको बोला जाता है किलोवाट घंटा हिंदी में, ठीक है, यही बोलते हैं हम। अब इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना है बेटा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस किलोवाट को देखेंगे हम, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बेटा? 10 की घात 3 वाट होते हैं। तो मैंने 1 किलोवाट की जगह तो लिख दिया 10 की घात 3 वाट। और एच किसको दिखा रहा है बेटा? आवर को दिखा रहा है, यानी समय को दिखा रहा है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 3600। तो यहां से बना अपने पास 3600 इंटू 10 की घात 3 वाट इंटू सेकेंड। एक एक वर्ड ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो वाट इंटू सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। कैसे? यहां 36 इंटू 10 की घात 5 हो जाएगा ये, और पॉइंट लगाऊंगा तो बेटा 10 की घात 6 हो जाएगा। और वाट इंटू सेकेंड जो है इसको कह देते हैं बेटा जूल। क्या कह देते हैं? जूल, ठीक है। तो ये आ गया क्या? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। अब ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि वाट इंटू सेकंड को जूल कैसे कहा। तो बेटा आप जानते हो पावर, शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। तो W इक्वल टू होता है P इंटू टी, शक्ति इंटू समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? वाट, और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया? कार्य के मात्रक के बराबर। कार्य का मात्रक m के इसमें क्या बनेगा? जूल। तो जूल इज इक्वल टू हो गया वाट इंटू सेकेंड। क्लियर है सबको? क्लियर है ये बात सबको? किस तरीके से बनाया ये? तो हमने कार्य के मात्रकों की बात की बेटा। तो कार्य के मात्रक हमने देखो जूल देखा, अर्ग देखा, जूल और अर्ग का रिलेशन हमने देखा। इसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार्य का। आपको पता है कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? समान होते हैं, ध्यान रखना। तो कार्य के याद है तो फिर एनर्जी के याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके कार्य का भी होता है और उसका भी होता है, किसका? एनर्जी का भी होता है। यहां पर एक मात्रक ये किलोवाट आवर, ये आप ध्यान रखें कार्य का मात्रक होता है। तो ये हो गए सारे हमारे कार्य के मात्रक, यानी यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? मैंने अभी बताया आपको एक न्यूमेरिकल में हमारे पास अभी जब हमने किया था, देखिए इस न्यूमेरिकल में कार्य का बेटा मान आया था माइनस में, नेगेटिव आया था, है ना। तब मैंने कहा था कि कार्य का मान ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे होगा? तो उसको देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि कार्य का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ना। वर्क इज नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। कैसे? बेटा चिराग शर्मा का कमेंट आ रहा है, बच्चा रोज आता है क्लास में, सर हमसे बात भी कर लिया करो कभी। तो चिराग बेटा बात की ऐसी है कि मैं आपके कमेंट तो पढ़ते रहता हूं, लेकिन मैं यदि आपसे बात करने चला जाऊंगा तो फिर हम क्लास में कम ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इस बात को दिल पे नहीं ले ज्यादा, ठीक है। मैं पहचान गया आपको, पुराने बच्चे हो आप, ठीक है।
तो बात करने की कभी वो नहीं रखें, क्योंकि यहां अपना उद्देश्य केवल पढ़ाई है, बात करना नहीं है बेटा, ठीक है। कमेंट में जरूर आपके पढ़ लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो बेटा कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव वर्क की। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की, यानी कि धनात्मक कार्य कब होगा। याद कुछ भी नहीं करना है, समझते हुए चलना है एक एक बात को, ठीक है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा W इज इक्वल टू FS cos थीटा, है ना। अब यहां पर यदि कार्य में पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं कि वर्ग धनात्मक कब होगा, तो बेटा यदि मैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री रखूं, है ना, और ग्रेटर देन 0 डिग्री बात करें, है ना, या 90 डिग्री से कम हो, है ना। अब यह थीटा है क्या बेटा, पहले तो ये देखो बल और विस्थापन के मध्य का कोण, है ना, क्योंकि यहां पर कार्य के पॉजिटिव नेगेटिव होने का पता चलेगा इस थीटा से, कोण से पता चलेगा हमको, है ना। भाई cos थीटा की वैल्यू यदि हमारी माइनस में आएगी तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। cos थीटा हमारा यदि पॉजिटिव हुआ तो कार्य हमारा धनात्मक होगा, है ना। अब cos थीटा पॉजिटिव कैसे होगा, तो देखिए बेटा अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो मैथमेटिकली हमने बात की कि बल और विस्थापन यदि समान दिशा में है बेटा, किसमें है, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में है, तो कार्य हमारा क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा, ठीक है, कार्य धनात्मक होगा। कैसे होगा उसको देखिए कि बेटा जब बल और विस्थापन समान दिशा में होंगे तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना। तो यहां पर W जब हम निकालेंगे तो FS cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होगा, 1, तो कार्य पॉजिटिव ही आएगा बल इंटू विस्थापन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला क्या ध्यान रखना है कि जब बल और विस्थापन समान दिशा में होंगे तो कार्य का मान धनात्मक होगा। कहने का मतलब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं बॉडी पे बल भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है वर्क डन बाय माई सेल्फ इज इक्वल टू पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि बल और विस्थापन समान दिशा में है तो कार्य हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। और यदि मैथमेटिकली आपसे पूछ लिया जाए कि कार्य का मान कब धनात्मक होगा, ठीक है, तो आप ये रिलेशन ध्यान रखें बेटा कि जब जब कार्य और विस्थापन के मध्य कोण 0 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ये इसका मीनिंग बता रहा हूं बेटा मैं, 0 डिग्री से ज्यादा या उसके बराबर, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू बना रखा है थीटा मैंने, तो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और या फिर उसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और 90 डिग्री से क्या होगा, कम, तब कार्य क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि इस स्थिति के लिए cos थीटा क्या आएगा बेटा, हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना। और कार्य का मान इस कोण पर ही निर्भर करता है, कार्य का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, बल और विस्थापन के मध्य के कोण, इसका मतलब थीटा पर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है मैथमेटिकली तो, और यदि फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो जब जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो कार्य का मान धनात्मक होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्क कब होगा, ठीक है। दूसरा तो बेटा वही, अगर अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आप भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, कि कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा। W इज इक्वल टू होता है FS cos थीटा। मान लीजिए cos थीटा जब नेगेटिव होगा तब कार्य का मान क्या होगा बेटा, ऋणात्मक। और cos थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 90। बेटा इक्वल कहीं नहीं लगाया मैंने, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में भी मैंने थीटा इज लेस देन 90 लिखा, इक्वल नहीं लगाया। क्यों, थीटा अगर 90 के इक्वल हो गया तो cos थीटा 0 हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 हो गया तो वर्ग 0 हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में ध्यान रखना
ये यहां तो आप लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, लेकिन यहां लेस देन है, इक्वल टू अगर आपने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर मैंने लिखा है थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा का मान जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि 90 डिग्री से जैसे ज्यादा होगा वो चला जाएगा किसमें बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है बेटा। तो जब भी थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा उस स्थिति पर क्या होगा बेटा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो हमारा जो वर्क है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है सबको, ठीक है। ये तो हो गई बेटा मैथमेटिकली बात। फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या ध्यान रखना है आपको कि जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तब कार्य क्या होगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तब कार्य का मान क्या आएगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको। जैसे मैं इस दिशा में मूव कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे बॉडी पर जो घर्षण बल लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसलिए जब भी आप बुक्स में पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि मंदन बलों के कारण जो रिटार्डिंग फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन होता है, जो किया गया कार्य होता है, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों बेटा, कि जब ये एम मास की बॉडी है, ये गति कर रही है बेटा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो आपको पता है कि घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है बेटा, हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगेगा, है ना, ये घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा बेटा, वस्तु विस्थापित किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में, और घर्षण बल किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में, इधर। तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहां कार्य जब निकालोगे तो एफ एस कॉस 180 हो गया भाई, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल विस्थापन होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर W क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos 180 कितना होता है बेटा, -1 होता है, तो यहां पर माइनस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या निकल के आया बेटा, वो ये निकल के आया कि मंदन बलों के कारण, मंदन बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अब रिटार्डिंग फोर्स मंदन बल कौन कौन से होंगे बेटा, मंदन बल होंगे, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, आपका नाम से पता चल रहा है, मंदन गति की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। घर्षण बल हो गया, श्यान बल जो होता है, विस्कस फोर्स जो द्रवों में होता है, गैसों में होता है बेटा, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, आंतरिक घर्षण बल। तो श्यान बल, विस्कस फोर्स और घर्षण बल ये होते हैं मंदन बल। तो इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, और ऑप्शन में दे रखा है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो आपका आंसर होगा ऋणात्मक। श्यान बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आपका आंसर होगा ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, है ना, कहां फेंका, ऊपर की तरफ। मैं इस पेन को अभी ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं बेटा, बल लगा करके फेंका, तो इस पेन की गति होगी कहां, ऊपर की ओर, है ना। विस्थापन किधर आएगा, ऊपर की ओर। लेकिन इस पर जो भार बल लगेगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण mg, जो भार बल होगा, वेट फोर्स जो होगा mg, है ना, वो लगेगा नीचे की ओर। तो भार बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा।
कब होगा? जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही हो। तो नेक्स्ट ऋणात्मक कार्य का एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही हो, उस स्थिति पर भार बल यानी वेट फोर्स द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि भार बल लग रहा है नीचे, विस्थापन आ रहा है ऊपर, तो भार बल और विस्थापन के बिटवीन एंगल हो गया 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो उस स्थिति पर क्या होगा? भार बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। बच्चे कंफ्यूज ना हो, बच्चे डायरेक्ट ये नहीं समझे कि भार बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। बेटा हमेशा नहीं होगा, एक विशेष कंडीशन है। कब होगा? जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही हो। क्यों? यदि वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही होगी, जब वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही होगी तो उस स्थिति पर भार बल भी नीचे होगा और विस्थापन भी नीचे होगा। तो इस स्थिति में भार बल के द्वारा जो वर्क डन आएगा, भार बल के द्वारा जो किया गया कार्य आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कब आएगा? जब वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही है, उस स्थिति में भार बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जबकि जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो भार बल के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय द वेट फोर्स इज नेगेटिव, है ना, यानी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यहां कार्य ऋणात्मक होगा। तो बेटा ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। सीधे सीधे एक ही चीज ऐसे किस किस का याद रखोगे? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें, है ना। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकता हूं मैं, है ना, कि भाई जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल भी किधर लगेगा बेटा? नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है? और विस्थापन किधर आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप इन चीजों का पता कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ये ऋणात्मक की बात होगी। तो ऋणात्मक के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ऋणात्मक कार्य होगा। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट, तीसरा, जीरो वर्क की, है ना। शून्य वर्क कब होगा? शून्य कार्य कब होगा? कार्य का मान 0 कब आएगा? ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या ध्यान रखना है? इसके लिए ध्यान रखना है कि जब बल एवं विस्थापन के मध्य कोण थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो, है ना। जब बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा, है ना, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे। उस स्थिति पर कार्य का मान 0 होगा। कैसे होगा बेटा? क्योंकि W इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो W क्या आ जाएगा बेटा? 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है बेटा? 0 होता है। बात समझ में आ गई? तो आपसे यदि पूछे कि शून्य कार्य कब होगा, तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तब क्या होगा बेटा? कार्य 0 होगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल और विस्थापन समान दिशा में होंगे तो कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब यहां पर देखिए बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? ठीक है, जरा मुझे जल्दी से आंसर कीजिए कि वर्क डन बाय दी जो है सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो आपका आंसर होगा बेटा कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो होता है 0। क्या होता है बेटा? 0। कैसे होता है उसको देखिए। देखिए, अभिकेंद्रीय बल, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, कहां गति करेगी? वृत्ताकार पथ पर, तो आपको पता है कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। किधर लगता है बेटा? केंद्र की ओर। इसकी जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। और अभिकेंद्रीय, यहां से एक बात और ध्यान रखना आप लोग बेटा, कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति इस पॉइंट के चारों ओर कब घूमेगा? जब वो इस पॉइंट से बंधा हुआ रहेगा, है ना, अट्रैक्ट होता रहेगा, आकर्षण लगता रहेगा। और ये जो आकर्षण है इसी को कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण कोई वस्तु हमेशा वृत्ताकार पथ पर क्या करती है बेटा? गति करती है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल हो गया हमारा केंद्र की ओर। अब जैसे इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं बेटा,
तो वृत्तीय गति में विस्थापन की दिशा दिखाई जाती है कैसे, कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे। क्या खींचोगे बेटा? टेंजेंट, यानी कि एक स्पर्श रेखा खींचोगे, वो स्पर्श रेखा विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन, इसके मध्य में एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। कितना हो गया बेटा? ये 90 डिग्री। तो अब जब अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य निकालोगे, देखो ये मतलब वर्ड्स पे आप ध्यान रखना, बच्चे गलत मतलब निकाल लेंगे तो फिर कंसेप्ट खराब हो जाएंगे, है ना। अलग मतलब वो ये नहीं निकाल ले कि वृत्तीय गति में किया गया कार्य जीरो होता, नहीं, वृत्तीय गति में किया गया कार्य जीरो नहीं होता। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा, किसके द्वारा? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। क्यों? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है केंद्र की ओर, विस्थापन आ रहा है अलोंग दी टेंजेंट, है ना, यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश आ रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए कहा जाता है कि वर्क डन बाय दी सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब एक बार बेटा क्वेश्चन आया, और आप देखते हुए बुक्स वगैरह में क्वेश्चन ये आपको मिल भी जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक कुली है ना, एक कुली है, वो अपने सिर पर कुछ सामान रखे हुए हैं, है ना। एक कुली है, वो अपने सिर पर क्या रखा हुआ है बेटा? एक कोई सामान रखा हुआ है और वो चल रहा है ना, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल या भार बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक कुली है, उसके सिर पर कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, और वो सामान लेकर के प्लेटफॉर्म पे गति कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि भार, गुरुत्वाकर्षण बल कह लो या भार बल कह लो, क्योंकि भार बल को उत्पन्न भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो वेट फोर्स के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बेटा आपका आंसर होगा उसके लिए कि किया गया कार्य जीरो होगा। कैसे? देखिए बेटा समझिए, ये कोई कुली है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने कुछ सामान अपने सिर पर रख रखा है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म पे गति कर रहा है ऐसे। तो बेटा इसका विस्थापन तो है इस तरफ प्लेटफॉर्म पर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और इसका जो वेट फोर्स होगा, वेट फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, mg। तो अब जरा देखिए कि यहां पर भार बल लग रहा है नीचे, विस्थापन आ रहा है x डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन वेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। बना है नहीं बना बेटा? ठीक है, तो जब एंगल का मान 90 डिग्री हो गया तो W इज इक्वल टू वही fs cos थीटा आप लगाओगे, और cos 90 क्या हो जाएगा बेटा? cos 90 क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो W भी क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। तो ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई बल और विस्थापन के मध्य का कोण कितना आ रहा है, ये निकालना है सबसे पहले तो, कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य बताने के लिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि किस बल के कारण पूछा है ना। अब जरूर अगर आपसे ऐसे पूछा जाता, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब कुली कार्य ही नहीं करता तो हम उसको पैसे क्यों देते हैं, है ना। तो बेटा ये जो उसका भार बल है ना, उसके द्वारा किया गया कार्य तो जीरो है। लेकिन अगर मैं यही बात पूछता कि एक कुली है, सामान रख के जो है प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, बताओ उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो है क्या? तो आप कहते नहीं है सर। क्यों? मैंने किसी पर्सनल फोर्स के लिए नहीं पूछा, किसी पर्टिकुलर एक फोर्स के लिए नहीं पूछा, है ना। मैंने जनरल वे में बात की कि कुली सामान लेके जा रहा है, अब बेटा मेहनत तो वो कर ही रहा है ना, बल भी लगा रहा है, आगे की तरफ तो चल पा रहा है और विस्थापन भी उधर रहा है, तो उस टाइम तो कार्य धनात्मक है। लेकिन पर्टिकुलर यदि मैं पूछूं कि एक कुली सामान लेकर के चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, तो भार बल द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, तो जो कुली के द्वारा किया गया कार्य है वो जीरो नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो है। यहां ये आप ध्यान रखें, है ना। कुली तो कार्य कर रहा है इसलिए तो हम उसको पैसे देते हैं, इसलिए तो उसकी एनर्जी खत्म होती है, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है। तो कुली तो कार्य कर रहा है, पर गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है वो जीरो है, भार बल जो कार्य होता है वो जीरो है। क्लियर है? यहां वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने में वो कार्य तो कर रही है, वहां कार्य जीरो नहीं है। कार्य कब जीरो है कि भैया ये जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है ना, इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कार्य के मात्रक हो गए,
है ना। कार्य अदिश राशि होती है, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, इसलिए कार्य अदिश राशि होती है। विमेय सूत्र की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। किसी एंगल पर यदि फोर्स लग रहा है उस टाइम पर हम कार्य कैसे निकालेंगे, इसकी बात हम कर चुके हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, एक चीज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 3 कंडीशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक में आपने किसी वस्तु को सीधा फेंका, क्या किया, एक में तो किसी वस्तु को किसी वेग से ऊपर की तरफ सीधा फेंका बेटा, m मास की कोई बॉडी थी, है ना, और कितना फेंका आपने, h हाइट तक, ठीक है, पहली कंडीशन इसमें। तो दूसरा, आपने किसी वस्तु को लेकर के आप सीढ़ियां चढ़ करके h हाइट चले गए, वही सेम हाइट ले रहे हैं बेटा, h, है ना, यहां कोई पर्सन है वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है, इसका भी मास m है मान लीजिए, है ना। और तीसरे में गति करा रहे हो बेटा ऐसे, और जा खा रहा है वो, वही h हाइट जा रहा है, वही m मास की बॉडी h हाइट तक जा रही है। मैंने 3 केस बनाए बेटा, है ना, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है, 3 केस मैंने बनाए। अब इनमें देखिएगा, फर्स्ट केस में क्या है कि कोई m मास की वस्तु थी, m द्रव्यमान की वस्तु थी, उसको मैंने सीधा ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली मूव कराया, ऊर्ध्वाधर गति कराई उसकी सीधी, है ना, और कहां तक गया वो, h ऊंचाई तक गया। दूसरे केस में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी द्रव्यमान को लेकर के सीढ़ियां चढ़ करके h हाइट पहुंच रहा है, दूसरे केस में। तीसरे केस में क्या है कि व्यक्ति किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, कोई सर्टेन पाथ नहीं है, कोई निश्चित पाथ नहीं है ना, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए h ऊंचाई तक जा रहा है वो। तो तीनों में किया गया कार्य जो है बेटा, तीनों में जो किया गया कार्य है वो समान होगा, तीनों केस में किया गया कार्य सेम होगा। इसका मतलब कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तीनों में, तीनों स्थितियों में h हाइट सेम हाइट पे जा रहा है, सेम ऊंचाई पे जा रहा है, ठीक है, और तरीका अलग अलग है, एक में सीधा ही जा रहा है, एक में सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है, एक में विभिन्न तरीके से लहरता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो तीनों में किया गया कार्य समान होगा, और बेटा कितना होगा, mgh के बराबर। कितना होगा, mgh के बराबर। इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है, कैसे बनता है वो अभी मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कितना कार्य करेगा तीनों केस में, mgh पहले तो समान होगा तीनों में किया गया कार्य, और कितना के बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा वो भी देख लीजिए। अभी हमने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा हमने बल इंटू विस्थापन। यहां पर बेटा देखिए, जब मैं वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता हूं ना, जब मैं किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकूंगा, वर्टिकली मूव करवाऊंगा, ऊर्ध्वाधर गति करवाऊंगा, तब उस स्थिति पर उस वस्तु पर न्यूनतम कितना बल लगाना पड़ेगा मुझे। एक एक बात ध्यान से सुनती जाइए, पूरी फिजिक्स जो है आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, कि मैं किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकूंगा तो मैं कितना बल लगाऊंगा न्यूनतम, यदि मैं आपसे पूछता हूं तो मैं कितना लगाऊंगा बेटा, उसके भार बल के बराबर। कितना लगाऊंगा, उसके भार बल के बराबर। क्यों, भार बल के कारण कोई वस्तु नीचे की ओर जाती है। अब मुझे ऊपर फेंकना है तो न्यूनतम बल कितना लगाना पड़ेगा मुझे, भार बल के बराबर, तभी तो मैं उसको फेंक पाऊंगा। भाई लगाना तो मुझे इससे ज्यादा है, लेकिन न्यूनतम की बात कर रहा हूं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मोशन ऑफ मोशन इन वर्टिकली, है ना, ऊर्ध्वाधर के लिए मुझे फेंकने के लिए, अगर किसी वस्तु को गति कराने के लिए न्यूनतम बल की बात करूंगा तो वो होगा उसका भार बल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बल का मान तो किसके बराबर हो गया, भार बल के बराबर, भाई कि न्यूनतम बल कितना लगाना पड़ेगा, mg। कितना लगाना पड़ेगा बेटा, mg, ठीक है। और विस्थापन कितना आएगा बेटा, जितनी वो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, है ना, जैसे यहां से मैंने कितना बल लगा फेंका, mg, और h तक गया, तो विस्थापन कितना हो गया बेटा, h हो गया ना हमारा, यहां से यहां तक का,
यही तो विस्थापन हो गया। आप देखते हुए हो जब ऊर्ध्वाधर मोशन की बात की जाती है, ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाती है, वर्टिकल मोशन की बात करते हो, तो जो न्यूटन की गति के समीकरण है उसमें एस की जगह एच लिख देते हो आप लोग। क्या लिख देते हो? एस की जगह एच। क्यों लिखते हो? इसलिए तो लिखते हो कि अब ऊर्ध्वाधर गति में जो विस्थापन है वो क्या हो गया, उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वही mgh। क्या निकल के आया? mgh। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से मैंने तीनों फॉर्मूले में जो है mgh बनाया है। समझ में आया? तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। कई बार तो क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने द्रव्यमान की वस्तु है, 2 किलोग्राम की वस्तु है, उसको 10 मीटर ऊंचाई हाइट पर, क्या पूछा गया कि 2 किलोग्राम की वस्तु है बेटा, है ना, और उसको 2 मीटर हाइट तक आपको पहुंचाना है, ऊपर ऊर्ध्वाधर गति करानी है उसको। तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो mgh के बराबर। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2 × 9.8 × 2। यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना, ये तो आसान सा अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब यदि मान लीजिए वो सीधा ऐसे नहीं पूछ करके ऐसे पूछता होता कि मान लीजिए क्वेश्चन देखिए बेटा, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, डायरेक्ट वाला तो आप भी जानते होंगे, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, है ना, कि एक व्यक्ति है बेटा, है ना, एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, बड़ा कर देते थोड़ा सा, है ना, 40 किलोग्राम कर देते हैं। एक व्यक्ति है, नीरज जी बोल रहे हैं दोबारा से बता दो सर एक बार। ठीक है बेटा, देखिए हम ये बात कर रहे थे कि यहां पर जो आप यदि किसी वस्तु को सीधा ऊर्ध्वाधर गति कराओ, या इस तरीके से सीढ़ियों की सहायता से एच ऊंचाई तक पहुंचाओ, या फिर किसी इस तरीके से आप ऊपर की तरफ उसको गति कराओ, मतलब 3 पाथ लिए मैंने अलग अलग, तो तीनों पर किया गया कार्य जो है वो सेम होगा, है ना, तीनों पर किया गया कार्य क्या होगा, सेम होगा, समान होगा, है ना, और किसके बराबर होगा, mgh के बराबर। कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा था कि बेटा कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो यहां पर बल जो है वो मैंने लिखा mg के बराबर। कारण क्या लिखा कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसको बेटा क्या करना पड़ेगा, अगर उसके लगने वाले न्यूनतम बल की बात करूंगा तो उसके भार बल के बराबर न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि भार बल के कारण ही वस्तु नीचे की ओर जाती है mg के कारण। अब मुझे यदि इसको ऊपर फेंकना है तो मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो मुझे भार बल से ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम फोर्स की हम बात करेंगे तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा। तो आरोपित बल कितना हो गया, mg, और विस्थापन मैंने कह दिया कि 10 मीटर गया, तो वो बेटा है क्या, हाइट, है ना, तो विस्थापन कितना हो गया, h। तो यहां पर बल की जगह तो mg हो गया और विस्थापन की जगह h हो गया, तो कार्य का फॉर्मूला बन गया इस तरीके से mgh। बात समझ में आ गई? और तीनों पथ पर चाहे ऐसे भेजें, चाहे सीढ़ियों की सहायता से जाए, चाहे इस तरीके से जाए, तीनों में कार्य समान होगा, mgh के बराबर होगा, क्योंकि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है 40 किलोग्राम का, एक व्यक्ति है 40 किलोग्राम उसका वेट है, ठीक है, और ये बेटा 25 सीढ़ियां चढ़ता है। कितनी बेटा? 25 सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा इसको छोड़ जाता है जनरली, यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं, आसान है, कुछ नहीं है। एक 40 किलोग्राम का व्यक्ति है, ये 40 किलोग्राम का व्यक्ति 25 सीढ़ियां चढ़ता है। कितनी बेटा? 25 सीढ़ियां चढ़ता है। एक सीढ़ी जो है वो 1 मीटर की है। कितने की है बेटा? 1 मीटर की, है ना, एक सीढ़ी कितनी है, 1 मीटर की है। बताओ 25 सीढ़ियों को चढ़ने में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, 25 सीढ़ियां वो चढ़ता है ना, और 25 सीढ़ी चढ़ने के बाद एच हाइट पहुंच जाता है वो। ठीक है, और एक सीढ़ी कितने की है बेटा? 1 मीटर की है। एक सीढ़ी की जो लेंथ है ना, वो कितनी है? 1 मीटर। तो बताओ उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बेटा बड़ा ही आसान, देखो इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे mgh, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, है ना भाई, 25 सीढ़ी चढ़ के जा रहा है वो एच हाइट पर, है ना, तो इसमें अभी बताया था मैंने आपको, देखिए
कि व्यक्ति चाहे ऐसे जाए सीढ़ियां चढ़ के तो भी कार्य का मान क्या होगा, mgh ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप W इज इक्वल टू mgh लिखोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब W इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास दे रखी है 40, G की वैल्यू आप 9.8 या कैलकुलेशन के हिसाब से 10 भी ले सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.81 होती है G की। G जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। पर कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे 10 भी ले सकते हैं हम लोग, तो ले ली मैंने 10 जैसे। ठीक है, और h, अब h उसने डायरेक्ट नहीं दिया बेटा आपको कि कितनी ऊंचाई गया। उसने क्या बोला कि 25 सीढ़ियां चढ़ के गया और एक सीढ़ी कितने की है, 1 मीटर की है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई बेटा उसकी, एक सीढ़ी जब 1 मीटर की है और 25 सीढ़ियां वो चढ़ रहा है, तो टोटल हाइट h कितनी हो गई बेटा, 25 मीटर। कितनी हो गई, 25 मीटर। बात समझ में आ गई? तो यहां पर h का मान कितना हो गया बेटा, 25। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1000, 1000 जूल हो जाएगा या 10,000 जूल हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 जूल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया, या इसको 10 किलो जूल भी लिख सकते हैं। कितना, 10 किलो जूल। ठीक है, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान न्यूमेरिकल था, एक फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया आंसर। लेकिन लैंग्वेज से कैसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं बेटा कि बात हमको पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, रटनी नहीं है, समझ के पढ़नी है। बहुत ही आसान लगेगी आपको फिजिक्स। ठीक है, तो आज हमने वर्क के बारे में बात की। ठीक है, वर्क के बारे में हमने कंप्लीट बात लगभग हो चुकी है। कुछ अगर रहा होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लगातार इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।